तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसमें हम एक चीज जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। कब कौन कैसा बिहेव करे हम ये नहीं जान सकते। और एक जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं तो उसमें कई प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें कुछ अच्छे भी होते हैं जो सीधे से हमारी बात मानते हैं, और कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो एक बार में बात नहीं मानते हैं। तो ये दिक्कत हमें आती है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई प्रकार के लोग रहते हैं, और उन एक ऑर्गेनाइजेशन में जब वो रहते हैं तो उन्हें कई प्रकार के डेजिग्नेशन पोस्ट ये सभी दिया जाता है। एक सेकंड, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय है तो उनको कुछ ना कुछ पोस्ट डिजिग्नेशन दिया जाता है, और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो अपने पावर का यूज करते हैं। उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं जिसमें उनके पावर रहते हैं। और पावर बेसिकली हम एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे या हम लोअर पोस्ट पर रहें तो नहीं मिलती है। जैसे ही हम थोड़े से ही प्रोग्रेस होते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर, मैनेजर पोस्ट पर, सुपरवाइजर पोस्ट पर एंड ऑल, जिसमें हमको एक अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलता है, जिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर हम वहाँ पे हम एक जिम्मेदार के पोस्ट पे आते हैं, तो वहाँ से हमें डिसीजन लेने की क्षमता आती है, किसी चीज को हमारे हिसाब से करने की क्षमता आती है। तो वही हमारा आज का टॉपिक है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें कि कुछ चीज हमारे हिसाब से नहीं हो रही है और वो हमारे गोल के हिसाब से हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे गोल को अचीव करने में वह बाधा बनेगी, तो उस चीज को हम अपनी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज हमारा आ जाता है पॉलिटिक्स में। पावर हमने जाना जो कि हमें पोस्ट से भी मिलती है, और हमारा वो नेचुरल एबिलिटी भी होता है। पॉलिटिक्स जो होता है वो किसी चीज को अपने प्रभाव में लेकर सामने वाले के गोल के हिसाब से करने की कोशिश जब हम करेंगे तो वो पॉलिटिक्स होगा। और वहीं पर जैसे एम्पावरमेंट की बात करें, इस स्लाइड में हम देखते हैं, तो पावर, पॉलिटिक्स एंड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस, ठीक है, एम्पावरमेंट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जो हमारे एम्प्लॉय हैं कंपनी के, उनको हम स्किल देकर एक्सपीरियंस के बेस पर एक्सपर्ट बनाते हैं, और उन्हें डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ाते हैं। और इस तरीके से हम डिसीजन को और लोअर लेवल तक हम डिसेंट्रलाइज करते हैं। मीन्स जो डिसीजन लेने की क्षमता हमारे पास होती है वो हम बाकी सभी को भी देते हैं। ये होता है हमारा एम्पावरमेंट। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली कवर करेंगे पावर, पॉलिटिक्स एंड एम्पावरमेंट। ओके, तो जैसा हम देख रहे हैं, पावर पावर के बारे में अगर हम देखें तो इसमें बोला जा रहा है पावर इज द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन इन अ वे एन इंडिविजुअल वांट देयर either by self or the subordinate। सो यहाँ से बेसिकली देखिए हमारा कीवर्ड है एबिलिटी। सो पावर इज द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन, अपने हिसाब से कुछ चीज को करने की क्षमता, या किसी और से करवाने की क्षमता, ये होता है हमारा पावर। तो पावर को बेसिकली यहाँ पे हमें एबिलिटी
से हम जान सकते हैं। अब वो एबिलिटी हमें पावर के बारे में अगर देखें तो यहाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है। सो इसमें जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए, पावर के बारे में अगर हम देखें तो पावर रिफर्स टू अ कैपेसिटी दैट ए हैज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ बी सो दैट बी एक्ट्स इन अकॉर्डिंग्स विथ ए विशेष। सो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि हम अगर अपने डेली लाइफ को देखें तो हम लीडर्स से, इन्फ्लुएंसर से प्रभावित होते हैं और उनकी बातों पर आकर हम उस हिसाब से एक्ट करते हैं। वो किसी चीज के लिए हमें सजेस्ट किए तो फिर हम उस उनके बातों को फॉलो करते हैं। इन केस एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट में हम देखेंगे, कम बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम एग्जांपल्स में इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हमारे रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी। तो वो उन्होंने जैसा, या फिर अभी अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट देखेंगे, नारायण मूर्ति ने बोला कि इंडियंस को हर घंटे 70 घंटे काम करना चाहिए हर हफ्ते। ये एक उनका स्टेटमेंट था जिसपे काफी डिबेट हुआ। सो वो एक पोजीशन पावर होल्ड करते हैं, या फिर किसी मिशन को हमें पाना हो तो हम लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं। जैसे हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, नेता हमें प्रभावित करते हैं तो हम उस हिसाब से काम करते हैं। या जैसे ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हम देखें तो मनमोहन सिंह जी ने हमें क्या किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म दिया था, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर हमारे आगे और पॉलिसीज वैसे बनते गए। तो ये होता है पावर। सो पावर के बारे में एक और चीज देखिए यहाँ पर, द ग्रेटर बी डिपेंडेंस ऑन ए। बी एक पर्सन है, वो किस पे डिपेंडेंट है, ए। ए हो सकता है उसका सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, या जो भी हो, वो बी से पावरफुल है, ये मान सकते हैं। तो बी जितना ज्यादा उस पर डिपेंडेंट रहेगा, बी जितना अपने आप में कम महसूस रखेगा, कमी रहेगा, वो उतना ए पे डिपेंड रहेगा, उतना मीन्स ए पावरफुल रहेगा। सो पावर के बारे में ये, जैसे हमने पहले पढ़ा कि पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, यहाँ पर दूसरी बात आ रही है, पावर इज फंक्शन ऑफ डिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो बात जाना पावर के बारे में। अब इसमें देखते हैं कि पावर हमें कैसे मिली। तो पावर के बारे में जब हम बात करें तो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हमें पोस्ट मिलती है, तो वहां से हमें उस पोस्ट के अकॉर्डिंग पावर मिलेगी। जैसे हम सुपरवाइजर हैं तो हमें कुछ लोगों के ग्रुप को लीड करने का मौका मिलेगा, वहां पे हम अपने पावर का यूज कर सकते हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस करेंगे अपने बातों से। और वहीं पर हम मैनेजर हो जाए तो हम सुपरवाइजर्स की टीम को हम मैनेज करेंगे, उनको ऑर्डर करेंगे, पावर देंगे। तो ये होता है हमारा पावर का सोर्सेस। तो जो हो सकता है वो हमारे पोस्ट से आए, वो हमारा नेचुरल एबिलिटी से भी आए। तो यहाँ पे बात आएगी कि अगर हम पावर का यूज करें, पावर को हम कई बार पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वे में लेते हैं। अ, आगे बढ़ने से पहले एक बार बताइए, समझ आ रहा है या कुछ डाउट आ रहा है?
आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि जब हम अपने पावर का यूज करेंगे, तो बेसिकली हम पावर का यूज करेंगे ह्यूमन बींग्स पे, जो कि हमारे सबॉर्डिनेट होंगे, जो हमारे अंदर में काम करेंगे। हम अभी खुद को हम एक मैनेजर मान के चलते हैं। तो जब हम पावर का यूज करते हुए हम डिसीजन लेंगे, कुछ ऑर्डर देंगे, कुछ काम करने को बोलेंगे या कुछ पॉलिसी लाएंगे, तो उस पे उनका रिएक्शन क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, ये भी हमारा एक बिहेवियर चीज है। तो उस पे देखिए रिस्पॉन्स हमारे 5 तरीके से आ सकते हैं, जिसमें कुछ इम्प्लॉय होते हैं जो हमारी बातों को आसानी से मान जाते हैं या संस्था के लिए अच्छे होते हैं। संस्था का जो उद्देश्य रहता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं और वो एक आदर्श एम्प्लॉय के रूप में रहते हैं, तो उन्हें हम ऑबिडियंस बोलते हैं। फिर उसके उल्टे कुछ ऐसे होते हैं कि आप उन्हें कुछ भी आदेश दो, कुछ भी ऑर्डर करो, चाहे वो संस्था के हित में हो, उनके हित में हो, तो भी उनका आदत होता है कि वो उन चीजों को शुरू में नकारेंगे, बार बार बोलने के बाद करेंगे, या सीधे से बात नहीं मानेंगे, उस चीजों का, दूसरी बातों में बोला जाए तो उस चीजों का विरोध करेंगे, तो वो हमारा रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और आगे देखा जाए तो फिर कुछ होते हैं जो कंपनी के बातों के साथ साथ अपने हितों का ध्यान रखते हुए भी उन चीजों को, ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली हमारे अंदर जो है, जो हमारी बातों को मान के चलते हैं, उनको हम कंप्लायंस की श्रेणी में रखते हैं। देन कंफर्मिटी में हमारे वो एम्प्लॉय आएंगे जो इन्फ्लुएंस होकर किसी चीज को करते हैं। सोसाइटी जिस फिनोमिना में चल रही है, सोसाइटी जिस हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से वो उन चीजों को समझता है, उस आदेश को उस हिसाब से जज करेगा और फिर उस पे एक्ट करेगा। वो किसी भी चीज में वो, उनको हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो हमेशा हमारी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, एक अनप्रेडिक्टेबल टाइप से रहेंगे। वो हमारी कंफर्मिटी के श्रेणी में आते हैं। और वहीं पे जब हम कमिटमेंट की बात करें, तो उनमें ऐसे एम्प्लॉय आते हैं जो किसी काम के लिए पूरी तरीके से कमिटेड रहते हैं, या फिर अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिए रहते हैं। तो आप जैसे ही उन पे आदेश दोगे तो वो हाँ, आपकी बात पूरी तरीके से मानेंगे। तो ये आपके पावर को जब यूज करेंगे तो उसके रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, जिनको हम ऑबिडियंस, रेजिस्टेंस, कंप्लायंस, कंफर्मिटी और कमिट, इस पे हम देख सकते हैं। फिर जैसे अब आगे आएंगे तो उसमें हम बात कर रहे थे कि पावर के साथ हमारी आती है अथॉरिटी। तो अक्सर हम पावर और अथॉरिटी को हम मिक्स कर देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पावर आपको कहाँ से मिलेगा, किसी पोस्ट को आप जब ग्रहण करेंगे तो मिलेगा। तो वहां पे जब आप पोस्ट को स्वीकार करते हुए, किसी कंपनी में पोजीशन को आप लेते हुए आप अपने पावर यूज करेंगे पावर का, तो वहां पे आपकी पावर का जो सोर्स है वो अथॉरिटी है, वो पोस्ट है, ना कि आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी या इंडिविजुअल एबिलिटी, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे। तो अथॉरिटी जब रहेगी तब आपके पास पावर रहेगा, तब लोग आपकी बात मानने को मजबूर रहेंगे। तो पहला हम देखें नेचर में, तो अथॉरिटी इज राइट टू कमांड। वहां से हम कमांड देकर अपनी बातों को मनवाते हैं। और वहीं पे पावर का अगर हम नेचर देखें तो पावर इज एबिलिटी टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस। तो पावर में बेसिकली बात होती है प्रभावित करने की। ठीक है, तो पावर में हम प्रभावित करेंगे। वो पावर के अंदर में हो सकता है हमारी पर्सनालिटी भी हो, हमारा बातचीत का तरीका हो, सोशल हमारी पहुंच हो,
हमारा रेफरेंस हो, पॉलिटिकल पहुंच हो या हायर अथॉरिटी तक पहुंच हो, तो वहां से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, मीन्स प्रभावित करेंगे। ठीक है। वहीं पे दूसरी बात हमारी आ रही थी कि अथॉरिटी जो है वो एक फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ ए पर्सन इज एसोसिएटेड विद द पोजीशन इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से हमें पोजीशन मिलती है। ठीक है। और पावर हैज नो रिलेशन विथ पोजीशन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पावर जो है फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है, पोजीशन से भी आता है और आपके पास पोजीशन ना हो तब भी आता है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं पोजीशन ना हो तब भी आता है? अगर कोई एम्प्लॉय हम देखें तो बड़े पोस्ट पर ना हो सकता है वो आपके समान काम करने वाला वो भी सुपरवाइजर के अंदर हो, लेकिन उसकी पहुंच ज्यादा हो या किसी का इंफॉर्मेशनल खबरिया टाइप से हो या उसके फैमिली बैकग्राउंड ऐसे पावरफुल रहे, तो पावर उसके साथ साथ ही आती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पावर आएगा हमारा पोजीशन से आएगा, दूसरा पावर हमारा इनफॉर्मल वे से आएगा। तो पावर को हम कोई रिलेशन में नहीं रख रहे हैं। ठीक है। फिर थर्ड हम देखते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में हम फॉर्मल रिलेशनशिप रहेगा अथॉरिटी लाइन का जब हम यूज करेंगे पावर के साथ, और पावर में हम रिलेशनशिप देखें तो मॉडिफाई होते रहेगा वो। और फोर्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखें अथॉरिटी का, तो इसमें बोला जा रहा है अथॉरिटी इज डाउनवर्ड फ्लोइंग कॉन्सेप्ट। सो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप भी अच्छे से जान रहे होंगे कि हमें आदेश कौन देते हैं, हमसे हायर अथॉरिटी वाले, मतलब वहां से आदेश आएंगे, उसका फ्लो होगा ऊपर से नीचे की ओर, डाउनवर्ड मीन्स ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। अथॉरिटी से जो भी कमांड आएगा, कमांड की बात जो हम कर रहे थे, तो वो हमें आएगा ऊपर से नीचे की ओर, मीन्स डाउनवर्ड। और वहीं पर जब हम पावर की बात करें तो पावर हमें कहीं से भी मिल सकती है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है जो पावर को यूज कर सकता है। वो उसकी पर्सनल एबिलिटी भी हो सकती है, सोशल एबिलिटी भी हो सकती है, या कंपनी से भी मिल सकती है। इसलिए इसको डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल किसी चीज में नहीं डाला गया है। ठीक है। और इसमें हम देखें लास्ट पॉइंट फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो अथॉरिटी के बारे में जब भी बात किया जाए तो अथॉरिटी जो होगा वो फॉर्मल होगा, क्योंकि एक हम एक कंपनी में एक पोजीशन ले रहे हैं और हमारा जो फ्लो होगा आदेश का वो ऊपर से नीचे की ओर होगा। ठीक है। और पावर जैसा हमने बताया कि यह किसी भी दिशा में जा सकता है, ऊपर नीचे या कोई भी दे सकता है अगर वो पावरफुल रहे तो। सो इसलिए इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में रखा गया पावर को। ठीक है। पावर में थोड़ा सा और हम देखते हैं पावर के बारे में। तो जैसा हम बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ पावर, पावर के बारे में हमने जाना कि पावर क्या होता है, अथॉरिटी और पावर में अंतर क्या होता है। अब हम जानेंगे कि पावर का हमारा सोर्स क्या होता है। तो पावर के बारे में हमने जाना कि वो एबिलिटी होता है इन्फ्लुएंस करने का। तो अगर आप एक पोजीशन में हैं तो इसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज पोजिशनल पावर एंड सेकेंड साइड इज पर्सनल पावर। ठीक है। तो पावर के बारे में एक बात याद रखना, हो सकता है ये आपके एमसीक्यू में है, पावर फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है या दोनों होता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा चैट में बताइए एक बार। चैट में आंसर करिए, पावर फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है या दोनों होता है?
वेरी गुड, वेरी गुड। बोथ, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है पावर। यहाँ पे देखिए, इसी स्लाइड में ही देखिए, पावर को हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो पोजिशनल पावर जो होगी, जब हम किसी पद को धारण करेंगे, तो वो होता है हमारा पोजिशनल पावर। वहां से हम जब आदेश देंगे तो उसको सभी एम्प्लॉय को मानना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, और उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कंपनी हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो एक पावर हमारा वहां से आता है जो कि फॉर्मल होगा। तो फॉर्मल पावर में हम देखें तो पावर से हम बेसिक एक चीज को याद रखें, पावर से हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए, किसी एम्प्लॉय को अगर हम रिवॉर्ड देंगे या हम अपनी कंपनी में रिवॉर्ड की सिस्टम रखें अच्छे काम करने पर। ओके, ओके, ठीक है। तो जब हम रिवॉर्ड देने लगेंगे तो फिर एम्प्लॉय क्या है, अच्छे से काम करेंगे या हमारी बात मानेंगे। पावर में हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं, आदेश देंगे तो हमारी बातों को मानेंगे। तो रिवॉर्ड से हम अपने पावर का यूज कर सकते हैं। सेकंड, कोर्सिव। ये होता है कि हम जो रिवॉर्ड है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव पावर की बात करें तो रिवॉर्ड हमारा पॉजिटिव है, वहीं पर कोर्सिव की बात करें तो वो निगेटिव टाइप्स ऑफ पावर में आती है। कोर्सिव में क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं, चाहे वो पेरेंट हो, टीचर हो, या किसी कंपनी के मैनेजर या बॉस हो आपके, वो किसी काम को अगर आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो वो नकारात्मक रूप से बातें करते हैं, अपशब्द भी बोलते हैं। स्कूल में हम देखेंगे कि बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता है, मारा जाता है। घर में भी पेरेंट ऐसे कई बार ऐसे करते हैं, किसी चीज को हम नहीं कर पाते या बातें मनवाने के लिए, तो जो हमसे पावरफुल रहता है वो ये सब टेक्निक यूज करता है। तो ये चीज जो है वो निगेटिव है हमारे लिए। सो कोर्सिव, एक तरीके से हम इसको हिंदी में देखें तो प्रताड़ना भी बोल सकते हैं, निगेटिव इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हैं। तो जब हम निगेटिव तरीकों का यूज करते हुए हम किसी चीज को करवाते हैं, किसी काम को कंप्लीट करवाने के लिए पावर का यूज करते हैं, तो वो हमारा कोर्सिव में आएगा, ठीक है। और जैसे हम लेजिटिमेट की बात करें तो लेजिटिमेट होता है हमारा कंपनी जो हमारे हमें पावर दी है एक दूसरे को यूज करने के लिए, जो पोजीशन दी है उसके हिसाब से, मतलब लेजिटिमेट से समझे हम विधि के हिसाब से हम अपने पावर का यूज करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा लेजिटिमेट। और इंफॉर्मेशनल पावर की बात करें तो कंपनी में कई बार ऐसे होता है कि लोगों के पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन का हम यूज करते हुए, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे नहीं भी बोले तो कंपनी के अंदर की बातें, कंपनी की, मार्केट की, लोगों के बीच की, या आपस में ग्रुप बने रहते हैं वहां की बातें होती हैं। अब वो क्या होते हैं, वो पर्सन अपने बॉस के फेवरेट होते हैं या उनको खबर बताते हैं, तो वहां पे जो पावर होती है उनकी, तो वो कहलाती है इंफॉर्मेशनल पावर। जैसे डेटा लेकर आते हैं कई बार, या कुछ खबर लेके आते हैं जो कंपनी के लिए फायदेमंद हो, तो ये होती है हमारी इंफॉर्मेशनल पावर। जैसे कोई एम्प्लॉय कुछ अलग प्लानिंग कर रहे हैं या छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सब हम बता देंगे अपने बॉस को तो कंपनी के लिए फायदा होगा। तो वो सब पावर का भी यूज करना हमारा इंफॉर्मेशनल पावर कहलाता है। अब इसके दूसरे हम पर्सनल पावर की बात करें तो ये होता है हमारा इनफॉर्मल पावर। इनफॉर्मल पावर जैसे हम बोलते हैं तो ये होती है हमारी कंपनी से जो हमें नहीं मिला होता है, कंपनी के पोजीशन से नहीं मिलता, हम खुद की एबिलिटी से हम इसको गेन करते हैं, इसको हम अपने अंदर लाते हैं। तो बेसिकली कई बार किसी कंपनी में देखिएगा, भले ही वो सुपरवाइजर या मैनेजर के अंदर काम करें, लेकिन उस कंपनी में वो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं,
तो हो सकता है वो वहाँ के बारे में सभी चीज जानता हो और वहाँ के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन रखता हो। तो उसमें क्या है, वो एक्सपर्ट होते हैं एक हिसाब से। या फिर आप अच्छे किसी कंपनी में अनुभवी हैं या अच्छे जगह से सीख कर आए हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्सपर्ट पावर वहाँ गेन करेंगे। तो वहाँ पे बेस पे आपसे क्या करेंगे, बाकी एम्प्लॉय आपसे काम के बारे में पूछेंगे, ये कैसे होता है, इसके बारे में आपका क्या विचार है। तो वहाँ पे आप एक कंपनी के बिना पोजीशन दिए हुए ही पोजीशन दिए बिना ही आप इसमें पावर गेन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सपर्ट पावर, किसी भी विषय में, किसी भी काम में, किसी भी विधा में, किसी भी क्षेत्र में हमारा जो नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है या इंफॉर्मेशन होता है, वो हमारा एक्सपर्ट पावर होता है। जैसे हम बोलते हैं नॉलेज इज पावर, तो इसका बेसिक मूल मंत्र एक्सपर्ट पावर का नॉलेज इज पावर, वेदर इट इज योर एक्सपीरियंस, स्किल और आर्ट। ठीक है। एंड जब हम सेकंड पे आएंगे रिफरेंट के बारे में, तो रिफरेंट में हमारी बात आएगी कि हम किसी से सोसाइटी में हम क्या पोजीशन ग्रहण करते हैं, भले ही कंपनी में कुछ भी पोजीशन में हो, सोसाइटी में हमारी कितनी रिस्पेक्ट है, हमारा कितना बात माना जाता है। तो वो सब बातें आती हैं उसमें, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से, उसके आदत व्यवहार के कारण जब बात होगी, तो वो हमारा किस में आएगा, रिफरेंट। मतलब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पे बात आए, तो वो हमारा रिफरेंट में आएगा। और करिश्मेटिक है जो लास्ट है हमारा, करिश्मेटिक, तो वो देखें, तो वो होता है एक चार्मिंग पर्सनालिटी का होना, कि लोग आप पे अट्रैक्ट अपने आप हो जाएं। ठीक है, तो वो हमारा पावर का भी एक सोर्स होता है। सो आगे बढ़ते हैं। जैसा हमारा टॉपिक था पावर, पॉलिटिक्स एंड एम्पावरमेंट, तो उसमें अगला हमारा जो सब टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। पावर वाले चैप्टर में समझ आया, पावर वाले टॉपिक्स में रिप्लाई करेंगे एक बार। तो पॉलिटिक्स की जब हम बात करें, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सॉरी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो हम ये जान रहे हैं कि कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग आपस में मिलेंगे, तो हो सकता है वो सभी एक बातों से सहमत ना हो, या सबके अलग अलग विचार रहेंगे, तो उनके हिसाब से, विचारों के हिसाब से उनका आपस में ग्रुप बनने लगेगा। तो फिर जैसे ही ग्रुप बनने लगेगा, तो वो क्या चाहेंगे कि चीजें उनके हिसाब से हो। तो चीजें अपने हिसाब से हो, ये तो खुद से वो नहीं कर सकते, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, पावर या कुछ अपने ऑब्जेक्टिव को यूज करते हुए चीजों को मनवाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है पॉलिटिक्स। इसको हम सोशल साइंस के थ्रू अगर हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम अभी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करें, तो पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, तो कंपनी अगर हमारी पॉजिटिव रखना है, हमारे कंपनी के जो गोल हैं उसको हमें अचीव करना है, तो इस पॉलिटिक्स को पॉजिटिवली हैंडल करना होगा। और इसको पॉजिटिवली हैंडल करना एक मैनेजरियल एबिलिटी है, क्योंकि ग्रुप बनेंगे ही, पॉलिटिक्स होगा ही, तो हमें इसको हैंडल करना होगा। तो जैसे अगर हम पीपीटी में देखें, organizational politics are informal, unofficial, and sometimes hidden efforts to sell ideas, influence an organization, increase power, or achieve other targeted objectives.
यहाँ पे देखो, सबसे पहला बात अगर हम की पॉइंट देखें तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को इनफॉर्मल माना गया है, अनऑफिशियल माना गया है और हिडन एफर्ट्स माना गया है। मतलब कंपनी इसे मान्य नहीं करती है, कंपनी इसके लिए अलग से कुछ किसी को पावर भी नहीं देती है, कोई पोस्ट भी नहीं रख रहा है कि आओ ये पॉलिटिकल पोस्ट ज्वाइन कर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है इनफॉर्मल, लोग आपस में ही मिलते हैं और बनाते हैं, और ये ऑफिशियली भी नहीं होता। और जैसा कि डिस्कस में मैं बता रहा था कि पॉलिटिक्स क्यों होता है, अपनी बात मनवाने के लिए, अपने हिसाब से काम कराने के लिए, या फिर अपने समूह को एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल बताने के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स से कंपनी को फायदे तो होते ही हैं। कंपनी को फायदे तभी होंगे जब उस पॉलिटिकल ग्रुप के लीडर जो है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव रहे, कंपनी के लिए अ, फायदे चाहिए, तब वह काम आएगी। नहीं तो ये कंपनी को निगेटिव भी ले जा सकती है। कई कंपनियों में आपने देखा होगा पॉलिटिक्स ज्यादा होती है तो वहाँ की इन्वायरमेंट खराब होने लगती है। तो अगर इन्वायरमेंट खराब हुई तो हमारे जो अच्छे एम्प्लॉय हैं वो कंपनी को छोड़कर जाने लगेंगे, या ज्यादा वो पॉलिटिक्स जो नहीं चाहेंगे वो कंपनी में डिमोटिवेट होकर काम करने लगेंगे। इससे कंपनी की साख गिरेगी और कंपनी का जो गोल होगा वो अचीव हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पॉलिटिक्स को एक मैनेजर को समझते हुए जाना है, उसको अच्छे से हैंडल करना है। पॉलिटिक्स के लिए अगर हम देखें फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इंडिविजुअल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, दो फैक्टर होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये इनफॉर्मल होती है और अनऑफिशियल होती है, लेकिन कंपनी में ये होती है। इसको हम नकार नहीं सकते कि कोई कंपनी है जहाँ 5 लोगों की भी कंपनी होगी वहां होगी। समझ रहे हैं? तो देखो, कई लोग होते हैं, जैसे अगर आप हम डेली लाइफ में भी देखें, अपने आसपास भी देखें, अपने ग्रुप में भी देखो, सभी में से कोई एक होगा जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखता है, मतलब चीजों को अ, अपने तरफ से बात मनवाने में, किसी को प्रभावित करने में, या ग्रुप को लेकर किसी चीज को करवाने में, किसी काम को कंप्लीट करवाने में इंटरेस्टेड रहता है, तो वो उनका पॉलिटिकल स्किल होता है। सो वैसे ही एक एम्प्लॉय भी जो होते हैं उनका भी पॉलिटिकल स्किल होगा। ठीक है, तो वो नेचुरल एबिलिटी होगा। इंडिविजुअल फैक्टर की जब हम बात करें तो यहाँ पे सब उनका नेचुरल एबिलिटी होगा, या फिर वो सीख कर रहेंगे, प्रैक्टिस से आते रहेगा। ठीक है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये आप जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं या फिर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो ये पर्सनल स्किल में आता है। किसी चीज को आप कितना इमेजिन करके कितना होने तक उसको देख सकते हैं, तो वो आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में आएगा। तो किसी चीज को आप किस हद तक जाकर कर सकते हैं वो आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में आएगा। तो जिसका जितना ज्यादा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा वो उतने अच्छे से इन्फ्लुएंस करेगा पॉलिटिकली। ठीक है, देन इसमें इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कई एम्प्लॉय होते हैं जो कंपनी के लिए वफादार रहते हैं, कंपनी को बढ़ते देखना चाहते हैं, तो वो अपने आप ही कंपनी में पॉलिटिक्स करेंगे, पॉजिटिव रूप से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और अपने लिए, अपने साथ साथ कंपनी के भी ग्रोथ पे ध्यान देंगे। तो पॉलिटिक्स में हम एक बात याद रखें कि पॉलिटिक्स, पावर और पॉलिटिक्स में अंतर क्या होगा, कि पावर में हम कमांड का यूज करते थे, इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी है। एक बार हम फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स का अगर हम
मीनिंग देखें, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर इन सच अ वे एज टू इनहेंस देयर ऑब्जेक्टिव। एक बार रिप्लाई करेंगे, समझ आ रहा है यहाँ तक? भी आपके डाउट्स क्वेश्चन रहेंगे, उसको लास्ट के 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में हम डील करेंगे। सुशील, उमेश्वर, प्रफुल्ल, दीपेश जी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पॉलिटिक्स के मीनिंग में द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन सच अ वे एज टू इनहेंस देयर ओन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। पावर में हम क्या था, कमांड दे रहे थे, आदेश दे रहे थे, हम अपने हिसाब से चीजों को कर रहे थे। पॉलिटिक्स में डिफरेंस ये आ रहा है, देखिए लास्ट के 3 वर्ड्स को देखो, देयर ओन ऑब्जेक्टिव। तो उनके खुद के काम को कंप्लीट कराने के साथ साथ हम अपने काम को करवाएंगे, या हमारे गोल को ऐसा मोल्ड करें कि वो उनके ही ऑब्जेक्टिव भी पूरे हों, तो वो हो जाता है हमारा पॉलिटिक्स। तो जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिक्स करेंगे, वो बेसिकली हमारे लीडर्स होंगे। तो लीडर्स आके हमें हमें हमारी चीजों को पूरा करवाते हुए ही वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा कराएंगे। मीन्स जो कंपनी के गोल है उनको इतने छोटे छोटे भागों में बांटेंगे कि उसमें हमारा इंडिविजुअल गोल भी आए, फिर उसको हम कंप्लीट करते हुए हम चीजों को अचीव करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा इंडिविजुअल फैक्टर। अब सेकेंड पार्ट उसमें हम देखें हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में, तो कई बार होती है कि पॉलिटिकल बिहेवियर क्यों आती है, तो हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखते हैं। तो पॉलिटिक्स का आना कई बार निगेटिव माना जाता है, हम देखें तो ऐसा समझो कि अगर हमारी कंपनी में कुछ चीज की कमी हो रही है, हो सकता है सुरक्षा वाली चीजों का, मशीनों के बीच काम कर रहे हो तो आपकी सुरक्षा वाली चीजों का, या अच्छे से कूलर पंखे वातावरण का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, या फिर खाने पीने पानी की सुविधा नहीं रखा जा रहा है, या फिर आपके लिए जो मटेरियल्स आते हैं वो आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, तो वहां पे बाकी एम्प्लॉय क्या करेंगे, उसको विरोध कर देंगे। तो विरोध करने के लिए वो क्या है, आपस में ग्रुप बनाएंगे और उस चीजों से इन्फ्लुएंस करेंगे। वो भी एक हमारा एक फर्स्ट जो है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज की कमी के कारण वो क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और बातें करने लगेंगे, और ऐसे करके हमारी कंपनी में पॉलिटिक्स होने लगेगा। तो वो एक हमारे लिए फैक्टर हो सकता है। दूसरा होगा रोल एम्बिग्यूटी। रोल एम्बिग्यूटी की अगर हम बात करें, तो आपकी कंपनी में कोई ऐसे पर्सन आए जिसका पोजीशन फिक्स नहीं है, वो किसी को भी आदेश दे दे रहा है, या कुछ भी आदेश दे रहा है, या किसी की बात नहीं मान रहा है, तब बाकी एम्प्लॉय उससे क्या होंगे, निराश होंगे कि वो कभी भी कुछ कर रहा है, या उसे ठीक से काम नहीं दिया जा रहा है, हमें ज्यादा काम दिया जा रहा है। तो ये सभी चीजें हम हमारे कंपनी में पॉलिटिक्स के जन्म के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। या फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करें, प्रमोशन करें, तो भी हमारा वहां पे पॉलिटिक्स उसे प्रभावित करेगा। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जब निर्णय लेने की क्षमता कंपनी एम्प्लॉय लोगों के से पूछ के करे, एम्प्लॉय नहीं तो बाकी लोगों से ज्यादा लोगों से पूछ कर करे, तो भी वहां पे क्या आएंगे, लोग अपनी सहभागिता देने आएंगे। तो सहभागिता से क्या होगा, वो आगे आने वाले समय में वो क्या करेंगे, आपस में पहले से डिसीजन बना लेंगे कि ये चीजों को हम करेंगे। तो वो हो जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे लिए ये पॉजिटिव है तो हमें हैंडल करना आसान जाएगा, ठीक है। तो इसे हैंडल करने के लिए हम देख सकते हैं कि जो लोगों को हम काम देंगे वो पूरी तरीके से वेल डिफाइन होना चाहिए, किसको कौन सा काम करना है,
वो पता होगा। इससे रोल एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। दूसरी बात, जो मैनेजर होंगे वो पूरी तरीके से फॉर्मल वे में बिहेव करेंगे, ना कि किसी से पर्सनली भी बिहेव कर रहे हैं। पर्सनल रिलेशन के कारण बिहेव करने से कंपनी को नुकसान हो सकता है, खासकर पॉलिटिक्स होने की ज्यादा चांसेस है। तीसरी हम देखें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम अगर बातों को सही से पहुंचाए कंपनी में तो लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन नहीं होगा तो लोगों को बातें समझ में आएंगी और आपस में उस चीज को शेयर करके समझने की कोशिश कम करेंगे। अगर हम डायरेक्ट उन्हें समझा दे तो वो आपस में उस चीज को समझने की कोशिश कम करेंगे, और इससे हमारा समय जो है आपस में बचेगा पॉलिटिक्स के लिए, तो इससे भी हम हैंडल कर सकते हैं। फिर लोगों के बीच निराशा एक कब होती है, पॉलिटिक्स कब होती है या ग्रुप कब बनता है, जब किसी चीज के मूल्यांकन से वो नाराज हो। तो हम फेयर रूप से हम इवोल्यूशन करें, हम प्रमोशन करें, रिवॉर्ड दें या इंसेंटिव दें, या कभी कुछ केसेस हुए तो हम फेयर तरीके से हैंडल करें। ठीक है। फिर जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये भी होता है हमारे कंपनी में कि चीजों को हम न्यायपूर्ण से उसे बांटे। आज की क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक में हम आते हैं, जिसको हम एम्पावरमेंट बोल सकते हैं। एम्पावरमेंट को हम यहाँ शुरू करने से पहले हम फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और पूरे टॉपिक को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर को देखा, फिर पॉलिटिक्स को देखा। तो पावर और पॉलिटिक्स में हमने ये देखा कि कंपनी हमें पोजीशन देती है या हमारी पर्सनल एबिलिटी होती है चीजों को कराने की, तो उसे हम खुद से या लोगों से करवाते हैं, वो हमारा आ जाता है पावर। पर वही लोगों को, लोगों के ऑब्जेक्टिव के साथ कंपनी के ऑब्जेक्टिव को जब हम जोड़ते हैं या उनके काम के साथ साथ अपने फायदे को हम जोड़ते हैं, हम उन्हें ऐसे प्रभावित करें कि उनके काम के साथ हमारा काम हो जाए, तो वो हमारा हो जाता है पॉलिटिक्स। अब इसी में हम जैसे बात करते हैं, जो हम कंपनी में काम करेंगे तो पावर पॉलिटिक्स कहाँ यूज करेंगे, एम्प्लॉय के ऊपर करेंगे। तो जब एम्प्लॉय की बात हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए, एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर हेल्प अदर्स टू एक्वायर एंड यूज द पावर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन अफेक्टिंग बोथ देमसेल्फ एंड देयर वर्क्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मैनेजर हेल्प अदर्स, तो मैनेजर यहाँ पे कंपनी के क्या करते हैं, एम्पावरमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि जो बाकी एम्प्लॉय हैं उनको पावर देते हैं यूज करने के लिए। जो उनके पास पावर है, चाहे वो डिसीजन लेने को लेकर हो, किसी चीज को करने को लेकर हो, किसी टास्क को परफॉर्म करने को लेकर हो, तो हम क्या करते हैं वहां पे, एम्पावरमेंट की प्रोसेस करते हैं। एम्पावरमेंट मीन्स हम एम्प्लॉय को वो चीज सिखाएं जो हम खुद करते आए हैं, हम खुद चाहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ स्किल्स लगेगा, कुछ नॉलेज लगेगा, कुछ ट्रेनिंग भी लग सकते हैं। ठीक है, ताकि वो डिसीजन ले पाए। जनरली अगर हम देखें तो लोग मैनेजर सुपरवाइजर की पोस्ट पर क्यों होते हैं, एक बार चैट में बताएंगे मुझे। जनरली लोग मैनेजर सुपरवाइजर की पोस्ट पर क्यों अपॉइंट हो पाते हैं, इसलिए अपॉइंट हो पाते हैं क्योंकि उनके पास टू मैनेज, उनके पास लोगों को मैनेज करने की स्किल होती है, नॉलेज होती है, उनके पास पावर होती है, हायर क्वालिफिकेशन होती है। गुड, अच्छा आंसर आ रहा है। लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो ताकि
ताकि इससे अच्छा ऑर्गेनाइज हम स्मूथ रनिंग कर सके। हमारे पास देखिए ये सभी चीज का होगा, मीन्स नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, स्किल होगा, हमारे पास लीडरशिप क्वालिटी होगा, तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रनिंग करेंगे। हमारा पर्पस वही है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले, सब पॉजिटिव चले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मैनेजर सुपरवाइजर डिसीजन मेकिंग स्किल यूज करते हैं। लेकिन हम अपने एम्प्लॉय को, हमारे अंदर जो काम करते हैं उनको हम नहीं देते हैं, क्योंकि वो चीजों को नहीं जानते हैं। बट एम्प्लॉयमेंट में ये होगा, एम्पावरमेंट में। तो कंपनी में एम्पावरमेंट होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम अपने एम्प्लॉयज को स्किल डेवलप कराएंगे, एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो इससे क्या होगा, वो लोग चीजों को समझेंगे, चीजों को समझते जाएंगे और उनको करते जाएंगे। तो इससे वो डिसीजन लेने में आसानी जाएगी। तो एम्पावरमेंट में देखो, इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, जिससे हम तुरंत रिलेट पर कर पाएंगे एम्प्लॉय के एम्पावरमेंट को। तो एम्प्लॉय के एम्पावरमेंट को समझने के लिए हम देख एक वर्ड यूज करते हैं, वुमन एम्पावरमेंट। ये आज की हमारी सोशल टॉपिक है, वुमन एम्पावरमेंट। तो वुमन एम्पावरमेंट क्यों किया जा रहा है? पुराने समय से ऐसा माना जा रहा था कि उनको हम उतना चीजें नहीं सिखा पाए या उतना हक नहीं दिला पाए। तो उनको हम एम्पावरमेंट कैसे कर रहे हैं? एजुकेशन देकर, उनको स्किल्ड बनाकर, उनको देश दुनिया में घूमकर नॉलेज देकर, उनको डिफरेंट फील्ड में हम उनको उतार कर। तो इससे क्या हो रहा है, वो एम्पावर हो रहे हैं, डिसीजन ले पा रहे हैं, खुद की लाइफ खुद से हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसे ही, हाँ, टू इनहेंस द स्टेटस ऑफ वुमेन इक्वालिटी। ठीक है। सो वैसे ही हम एम्प्लॉय को भी ट्रीट करेंगे। ठीक है। जल्दी टॉपिक खत्म करते हैं, डाउट आ रहे हैं। तो एम्प्लॉय को हम एम्पावर करेंगे ताकि वो डिसीजन ले पाए। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखिए सेकंड डेफिनेशन, empowerment involve giving employees power and authority to make decision on their own। उन्हें हम चीजों को इतना सिखा देंगे, इतना ट्रेन कर देंगे कि वो खुद से डिसीजन ले सके। तो यही होता है हमारा एम्पावरमेंट। ठीक है, चीजों को रिलेट करके हम सीख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज मीन्स हमारा डिसीजन लेने का सिस्टम रहता है, सेंट्रलाइज मीन्स सिर्फ उसमें सुपरवाइजर मैनेजर डिसीजन ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम या स्ट्रक्चर बोलने से हमारे जो एम्प्लॉय है, सबऑर्डिनेट है, जो हमारे अंदर काम करते हैं, वो भी कुछ कुछ समय पर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा। फिर स्ट्रेटजी की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग, कोचिंग, गाइडेंस देकर कर सकते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे। वहीं पे दूसरे पॉइंट में हम देखें कि पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे काम कर चुके हैं, उन एम्प्लॉय को रोल मॉडल बनाकर हम अपने करंट एम्प्लॉय को बताएंगे कि उन्होंने ऐसा किया था, तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा हम देखें तो रेज द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय थ्रू सोशल रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स, फीडबैक, इन सब से हम कर सकते हैं। और लास्ट में हम रोल देकर, मतलब एक पोजीशन रोल देकर हम उनको एम्पावर कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग देंगे, पुराने रोल देंगे हम उनको, पुराने एम्प्लॉय का हम उदाहरण देंगे। ठीक है। अब आप लोग अपने डाउट क्वेश्चन, कुछ इसमें डाउट रहा हो तो एक बार पूछ सकते हैं, हमारे पास कुछ समय बचे हैं। ये चैप्टर हमारा
चैप्टर नंबर 4 है पावर पॉलिटिक्स एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। किसी को कुछ डाउट आ रहा है आज के टॉपिक में? कल की क्लास में हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इस टॉपिक को एक बार पढ़ लिए रहना आप लोग। पावर पॉलिटिक्स एंड, अच्छा क्वेश्चन है, एम्प्लॉय हाउ टू बैलेंस बिटवीन पावर एंड पॉलिटिक्स। तो इसको एक एम्प्लॉय कैसे मैनेज करेगा? तो एक एम्प्लॉय जो है वो अपने पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, अपने कंपनी को गोल को ध्यान में रखते हुए, ऐसा ना हो कि वो कंपनी के गोल को ध्यान में न रखते हुए पावर का यूज करते हुए वो ऐसा डिसीजन ले जो कंपनी के खिलाफ जाए। तो उसको वहां पे वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या वो पावर का यूज नहीं करना चाहिए, या पॉलिटिक्स में, निगेटिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जिससे उसका इंक्रीमेंट रुके, कंपनी पे निगेटिव इफेक्ट पड़े, या कंपनी के गोल या बाकी लोगों पे निगेटिव इन्फ्लुएंस पड़े। तो हमें एक पॉजिटिव बैलेंस बनाकर चलना होगा। कंपनी के गोल्स को, पर्सनल गोल्स को ध्यान में रखते हुए हम चलें तो हम बैलेंस बना सकते हैं उसमें। ओम प्रकाश, एम्प्लॉय इम्पोर्टेंट को लेके क्या एक्स्ट्रा इनिशिएटिव? अच्छा, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को लेकर हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं? आपस में गैदरिंग कर सकते हैं, आपस में वर्कशॉप और अटेंड कर सकते हैं, या आपस में मिलके वो कंपनी को, जैसे एम्पावरमेंट में मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज होता है सिस्टम। डिसेंट्रलाइज मीन्स वो डिसीजन ले सकते हैं। तो जब उनके लिए ट्रेनिंग करा रहे हैं, वर्कशॉप करा रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से भी ट्रेनर गाइड सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं, आपस में गेम्स खेल सकते हैं, जिससे वो उनका बॉन्डिंग अच्छे से बने, कंपनी के साथ उनका और अच्छे से जुड़े। कंपनी अपने ऐसे गेम्स कराएं जिससे वो कंपनी के गोल्स की ओर खुद से इनिशिएटिव लेने लगे। जैसे कंपनी अक्सर देखना क्रिकेट कराती है, गेम्स कराती है, या एम्प्लॉयज के फैमिली को बेनिफिट देने लगती है, तो कंपनी एम्प्लॉय क्या है, कंपनी को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, या फिर कंपनी उनको ऐसा ट्रेनिंग दे रही है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भेजती है कुछ समय ट्रेनिंग के लिए, तो उनका भी पर्सनल ग्रोथ भी होता है। तो ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हैं एम्प्लॉय कंपनी के लिए। अ, समझ आया तरुण, मेरा आंसर? और ओम, अच्छे क्वेश्चन आए आप लोगों के। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आया है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, अगर हम पर्सनली एक बार इस चीज को समझिए, अगर आपको लगता है कि आप अपने आसपास के वातावरण को कितना बदलने की क्षमता रखते हैं, अगर आपका जवाब हाँ है कि मैं अपने आसपास के वातावरण को बदल सकती हूँ, बदल सकता हूँ, चीजों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, किसी सिचुएशन को मैं अच्छे से हैंडल करके उसको चेंज कर सकता हूँ, तो ये आपकी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। ये आपकी एक पॉजिटिव एबिलिटी है। ये होता है आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। किसी चीज को, किसी सिचुएशन को आप कितना अच्छा हैंडल कर सकते हैं, वो आपका होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये सब टर्म बहुत अच्छे हैं, आपने पूछा। ये सब टर्म्स आपके एमसीक्यू में भी आते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। और क्वेश्चंस कुछ हैं? अभी अटेंडेंस आप लोग भर दीजिएगा।
और कल सुबह फिर इसकी क्लास होगी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसमें फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज की क्लास समझ आई या कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो एक बार बताइए, शेयर करें, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले स्लाइड पे हम एक बार स्लाइड्स देख लो, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमारे जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 है, बुक्स में भी देखे तो। और कल जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 8, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसमें हमने पहले देखा पावर पॉलिटिक्स एंड एम्पावरमेंट, तीनों को हम रिलेट करके चलेंगे ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है अल्टीमेट हमारे गोल को अचीव कर सके। जिसमें हमने पावर के बारे में पढ़ा। एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जब भी पढ़ेंगे तो एसपी रॉबिन्स के डेफिनेशंस, मीनिंग्स उसको ध्यान में रख के चलिएगा। काफी उसमें उन्होंने योगदान दिया है एसपी रॉबिन्स, यहाँ पे डेफिनेशन में देख रहे होंगे। ये पावर के रिस्पॉन्सेस हैं, आप पावर जब यूज करेंगे तो। ये पावर एंड अथॉरिटी। और कुछ क्वेश्चन?